फ्रेंड्स, आज हम लोग ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि बीटी यूपी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है मिनिमम थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स। जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए गजेट प्लेट की, गसेट प्लेट आपको पता होगा जब दो प्लेट्स को हम जोड़ते हैं तो हम गसेट प्लेट प्रोवाइड करते हैं उसमें, तो उसकी मिनिमम थिकनेस जो होनी चाहिए वो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका ट्रस पर आने वाले अचल भार जो होते हैं उनके डेड लोड कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है स्नो लोड, सेकंड दिया हुआ है अस्थायी रूप से संलग्न भार, सी दिया हुआ है अस्थायी रूप से संलग्न भार एंड डी दिया हुआ है बोथ बी एंड सी। तो आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अस्थायी रूप से संलग्न भार, क्योंकि जो डेड लोड आएंगे वो सेल्फ लोड के कारण ही आएंगे उसमें। तो ट्रस पर जो अचल भार आते हैं वो अस्थायी रूप से संलग्न भार के कारण ही आते हैं। जो स्ट्रक्चर की खुद की लोड है वही आती है इसमें, लाइव लोड तो आएगी नहीं। लाइव लोड प्लस अस्थायी लोड अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारा टोटल लोड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है प्लम्ब कट is truss overhang is defined as, plumb cut is truss overhang is defined as, ऑप्शन नंबर ए है वर्टिकल कट इन truss overhang, top chord parallel to wall, perpendicular cut in top chord and both A and B, एंड ऑप्शन डी है नोन। आपको हम बता दें ये जो आपका ट्रस है, ये आप देख रहे हैं जो आपका ट्रस है ये सपोर्ट्स के बाहर आपका जो निकला हुआ पोर्शन होता है उसे ओवरहैंग कहते हैं। तो ये आपका जो टॉप कार्ड है इसको हम वॉल के पैरेलल अगर ऐसे कट करते हैं, वॉल के पैरेलल अगर कट करेंगे इसको तो ये आपका क्या कहलाता है, प्लम्ब कट कहलाता है। अगर वॉल के पैरेलल कट करेंगे तब ये वाला पोर्शन जो आपका हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, वर्टिकल कट इन ट्रस ओवरहैंगिंग टॉप कॉर्ड पैरेलल टू वॉल, प्लम्ब कट कहते हैं इसको। इसमें एक आता है आपका स्क्वायर कट, पूछा जा सकता है आपसे स्क्वायर कट क्या होता है। तो स्क्वायर कट जो हम करते हैं वर्टिकल कट होता है, वो आपका परपेंडिकुलर कट होता है टॉप कॉर्ड के। जो ये आपका टॉप कार्ड है इसमें क्या परपेंडिकुलर कट हम जब करेंगे तो ये आपका स्क्वायर कट कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टील। कह रहे हैं कि टाइप ऑफ स्टील इसमें से कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने लो स्पीड स्टील, सेकेंड दे रखा है कार्बाइड स्टील, सी है कोबाल्ट स्टील एंड डी स्टेनलेस स्टील। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बाइड स्टील भी एक पार्ट है, टाइप है स्टील का, कोबाल्ट स्टील भी होता है, स्टेनलेस भी होता है, लेकिन लो स्पीड स्टील का नाम हमने कभी नहीं सुना। लो स्पीड स्टील नहीं होता है। दो और हैं टाइप्स इसके, कार्बन स्टील और एक हाई स्पीड स्टील। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू IS 800-1962 द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टील पर डिग्री सेंटीग्रेड पर यूनिट लेंथ इज टेकन एज। कह रहे हैं कि IS 800-1962 के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टील क्या होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड पर यूनिट लेंथ। तो हम इसको लेते हैं 0.00012। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको याद करना होगा आपको,
0.00012, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको याद ही होने चाहिए, इसको आप समझ नहीं सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आर क्लासिफाइड एज। तो रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आपको इक्वल एंगल भी मिल जाते हैं, अनइक्वल एंगल्स भी हो सकते हैं, बल्ब एंगल्स भी होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल ए बी एंड सी आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल सेक्शन, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका बोल्ट्स आर मोर सुटेबल टू कैरी। बोल्ट्स कौन से लोड को कैरी करते हैं, किस लोड को कैरी करने के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं? शियर, बी दिया हुआ एक्सियल टेंशन, सी दिया हुआ बेंडिंग एंड डी शियर एंड बेंडिंग। तो बोल्ट्स जो होते हैं वो एक्सियल टेंशन को बियर करते हैं। बोल्ट्स क्या करते हैं? एक्सियल टेंशन को बियर करने के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। बात करते हैं आपके 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन आपका है द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेब स्प्लाइस ऑफ अ प्लेट गर्डर आर। जो वेब स्प्लाइस होता है किस तरह का फोर्स एक्ट होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने शियर एंड बेंडिंग फोर्सेस, शियर एंड एक्सियल फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस एंड एक्सियल एंड बेंडिंग फोर्सेस। तो हमको पता होना चाहिए कि शियर और बेंडिंग फोर्सेस वेब स्प्लाइस, जो गर्डर के वेब स्प्लाइस होते हैं उनपे शियर एंड बेंडिंग फोर्सेस एक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फील्ड, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, the effective length of a fillet weld should not be less than 4 times of weld size, 2 times of weld size, 6 times of weld size या वेल्ड साइज के बराबर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 टाइम्स ऑफ वेल्ड साइज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ पूछ रहे हैं आपसे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। तो 4 टाइम्स से लेस नहीं होना चाहिए इफेक्टिव लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। जनरली दी पर्लिन आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट्स सो एज टू अवॉइड। पर्लिन आपको पता होगा, अगर कोई ट्रस है जो आपको ऐसे 3D व्यू में ज्यादा समझ में आता, ये जो पर्लिन होता है, पर्लिन क्या करते हैं? बेंडिंग मोमेंट इन राफ्टर, जो राफ्टर के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल पट्टी बिछाते हैं उसे ही पर्लिन कहते हैं। तो वो बेंडिंग मोमेंट को क्या करते हैं? रेसिस्ट कर, अवॉइड करते हैं उस पे। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक्सियल फोर्स इन राफ्टर, ये नहीं होगा, ये गलत है। शियर फोर्स इन राफ्टर, ये भी गलत है। डिफ्लेक्शन इन राफ्टर, इसको भी नहीं रोकता। आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट इन राफ्टर। तो जनरली पर्लिन आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट्स सो एज टू अवॉइड, इन्हीं के ऊपर क्या करते हैं? हम पैनल को बिछाते हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा।